हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी इन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी ए, जो कि 4th सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है, उसके यूनिट 2 के बारे में। ठीक है, कल यूनिट 2 का एक वीडियो आई थी जिसकी मैंने आपको बताया था कि आपको यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 की पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दोबारा ना भूलें। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट 2 है उसका नाम है हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय। ठीक है, तो हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय, हिंदी गद्य में जो जो हम पढ़ते हैं उसके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, अब जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम भरतेंदु युग से उसकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, भरतेंदु से पूर्व का काल गद्य के स्थिर हो जाने का युग था। ठीक है, गद्य की प्रतिष्ठा का युग 1874 से 1900 तक। ठीक है, उसके बाद आता है भरतेंदु जो राइटर है। अगर हम बात करें उनके बारे में तो वो एक फेमस राइटर में से एक है। ठीक है, जब उनका काल स्टार्ट हुआ तो उनके काल से लेकर आगे तक का समय में सिर्फ विकास ही हुआ है। ठीक है, हिंदी गद्य के विकास ही हुआ है, उसकी विधाओं का विकास हुआ है। बट अगर हम उनके काल से पहले की बात करें, मतलब भरतेंदु से पहले की बात करें, तो वहाँ पे हिंदी गद्य केवल स्थिर रूप से सिर्फ एक जगह रुका हुआ था। ठीक है, ना उसका विकास हो रहा था ना वो घट रहा था। ठीक है, वो स्थिर था। तो यहाँ पे लिखा है कि भरतेंदु से पूर्व का काल गद्य को स्थिर हो जाने का युग था। भरतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 के नेतृत्व में गद्य के नए शिखर गद्य में नए शिखर आया और उसकी विधाएं विकसित हुई। ठीक है, तो अब 1850 से लेकर 1885 तक के दौर में जो हिंदी गद्य है उसका विकास बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हुआ। आप कह सकते हैं कि एकदम से ही उसका विकास होने लग गया। ठीक है, उसमें नया नया निखार आया, उसकी जो विधाएं हैं, मतलब उसके जो टाइप्स हैं उसमें विकसित उसका विकास हुआ। इससे पूर्व साहित्य के नाम पर हिंदी गद्य में केवल काव्य की संपदा मात्र थी। ठीक है, अगर हम इससे पहले की बात करें तो साहित्य के नाम पर हिंदी में केवल आपको वहाँ पे कविताएं ही मिलती थी। बट अब आपको काफ़ी कुछ मिलता है। भृत्येंदु युग में गद्य की विविधि गद्य की विविध विधाओं, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि संरचना होने लगी। अब ठीक है, तो अब ये जो हमारा अध्याय है इसमें हमें पढ़ना है, आपको नाटक पढ़ने को मिलेगा, उपन्यास और निबंध पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने को मिलेंगे और सारी कहानी भी आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में जो हिंदी गद्य की विधाएं हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और हिंदी गद्य की विधाएं ये 4 हैं। ठीक है, कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध, उनकी रचना होने लगी। भरतेंदु के युग में इन 4 चीज़ों की रचना बड़ी तेज़ी से होने लगी थी। कई सारे जो लोग हैं या फिर हम कह सकते हैं राइटर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर कई कई गद्य लिखने चालू कर दिए। उसके बाद आता है साथ ही इतिहास, भूगोल, धर्म, पुराण, जीवनी, यात्रा, गणित, राजनीति जैसे बहुमुखी विषयों को लेकर भी लेखन होने लगा। ठीक है, अब इसके ये 4 चीज़ें तो लिखी ही जाती थी, साथ में क्या हो गया, इतिहास, भूगोल और धर्म, पुराण, जीवनी, यात्रा, गणित, राजनीति जैसी बहुमुखी जो अलग अलग मुख के जो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उनके ऊपर भी लिखना चालू हो गया। फिर आता है कि भरतेंदु ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वयं 3 पत्रिकाएं लिखी। ठीक है, भरतेंदु ने खुद भी 3 पत्रिकाएं लिखी। वो पत्रिकाओं का नाम है कवि वाचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका निकाली थी। ठीक है, उन्होंने ये 3 पत्रिकाएं लिखी थी। उसके बाद आता है कि लाला श्रीनिवास दास 1851 से 75, ये जो टाइमलाइन दे रखी है। ठीक है, ये भरतेंदु के युग में काफ़ी सारे जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, भरतेंदु के युग में जो विकास हुआ, जिन व्यक्तियों ने इन सब चीज़ों को लिखा वो है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन कि भरतेंदु के युग की ये पूरी की पूरी टाइमलाइन दी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखिए 1850 में आपको बताया गया था, 1851 से लेके और 1900 तक। ठीक है, तो ये टाइमलाइन यहाँ पे बताई गई। उसके बाद करें हम कि आधुनिक काल हिंदी गद्य का परिचयात्मक इतिहास। ठीक है, आधुनिक काल में जो हिंदी गद्य का जो परिचयात्मक इतिहास है, मतलब जो हिंदी गद्य की परिचय देता है वो वाला इतिहास क्या है, तो उसमें जो
तो हम जो पहली चीज़ पढ़ेंगे, जो मतलब पहला टाइप है हिंदी गद्य का, वो है उपन्यास। उपन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि भरतेंदु, इसमें ना उपन्यास को या फिर निबंध को इस तरह नहीं बताया गया है कि सन के हिसाब से, यहाँ पे युगों में बांटा गया है। भरतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, ठीक है, और भी जो राइटर्स हैं उनके युग के नाम के हिसाब से बांटा गया है। तो जो हमारा पहला युग स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है भरतेंदु युग से। तो हिंदी में भरतेंदु से पूर्व जो कथाएं पुस्तक लिखी गई वह आधुनिक उपन्यास और कहानी से मिलती जुलती होने पर भी उनसे भिन्न थी, ठीक है। अब भरतेंदु का युग स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हिंदी में जो भरतेंदु से पूर्व, मतलब भरतेंदु युग से जो पहले किताबें लिखी गई थी, ठीक है, किताबें लिखी गई थी, उसमें जो उपन्यास हैं वो क्या करते हैं, भरतेंदु की कहानी से मिलते जुलते हैं पर बिल्कुल उनसे अलग हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से कह सकते हैं कि वो मिलते जुलते हैं, बट वो उनसे भिन्न थे। वास्तव में उपन्यास और कहानी पश्चिम साहित्य की देन है, ठीक है। ये एक जो मैंने जो रेड लाइन से लिख रखे हैं, अंडरलाइन मार रखे हैं, ठीक है, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको याद रखना होगा कि उपन्यास और कहानी जो है वो पश्चिमी साहित्य की देन है। भरतेंदु युग में जो उपन्यास लिखे गए उनमें उपन्यास विधा का उचित निर्वहन न होने के कारण उन्हें सच्चा उपन्यास नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि भरतेंदु के दौर में जो भी उपन्यास लिखे गए, ठीक है, उनमें किसी चीज़ की कमी थी। वो कमी थी कि उपन्यास उनमें उपन्यास विधा का उचित निर्वाह, ठीक है, उनमें उपन्यास विधा की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, जिसके कारण हम उन्हें क्या कह सकते हैं, सच्चा उपन्यास नहीं कह सकते। यही एक कारण है कि भरतेंदु का युग को सच्चा उपन्यास नहीं कहा गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भरतेंदु काल में मौलिक कथा ग्रंथ और उपन्यासों में महत्वपूर्ण है, ठीक है। भरतेंदु के काल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, मतलब जो लिखी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ठाकुर जगमोहन सिंह का श्याम स्वप्न, बालकृष्ण भट्ट रचित नूतन ब्रह्मचारी तथा तथा 100 अजान और सुजान किसान किशोरी लाल गोस्वामी का स्वर्गीय कुसुम, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे भरतेंदु के काल के दौरान। मौलिक ग्रंथ, कथा ग्रंथ जो है ना, वो उनमें इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। बेसिकली आपको 1 से 2 पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप उस शुरू के 2 याद कर लीजिए, जैसे कि जगमोहन सिंह का श्याम स्वप्न, और उसके बाद आप ये वाला किशोरी लाल गोस्वामी का याद कर लीजिए, स्वर्गीय कुसुम, राधा चरण गोस्वामी का। इस प्रकार आप कोई भी 2 याद कर लीजिए, आपके ये काफ़ी होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये सभी उपन्यास प्राय स्वदेश और शिक्षा पत्र पर कला की दृष्टि से दुर्लभ है, ठीक है। अब ये जो उपन्यास लिखे गए थे भरतेंदु के दौर में, ये इस टाइप के उपन्यास हैं जो कि इतने दुर्लभ हैं कि इनके बाद इनके जैसे उपन्यास कभी लिखे ही नहीं गए, ठीक है। दुर्लभ का मतलब आप समझते हैं कि दुर्लभ का मतलब है कि ऐसे उपन्यास जो कि बहुत ही ज़्यादा लिखने में कठिन है या फिर उनको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उनके जैसे कोई और नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि दुर्लभ प्राणी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। उसी प्रकार ये जो दुर्लभ ग्रंथ है ये भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा जो अनदर युग आता है, मतलब दूसरे युग का जब हम स्टार्ट होता है, वहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है द्विवेदी युग का, ठीक है। द्विवेदी युग का स्टार्ट होता है। द्विवेदी युग में हमें पढ़ने को मिलेगा कि द्विवेदी युग में मौलिक और अनुदत्त दोनों प्रकार के उपन्यासों का प्रकाशन हुआ, ठीक है। जो द्विवेदी युग है यहाँ पे मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के जो उपन्यास हैं उनका प्रकाशन हुआ। अब यहाँ से हमारी वो स्टार्ट होता है पॉइंट्स कि इस समय अधिकतर तिलस्म, एआरी, जासूसी और रोमांस के कथांक प्रस्तुत किए गए। अब ठीक है, अब यहाँ पे द्विवेदी युग का एक टाइम बताया गया है, ठीक है। तो द्विवेदी युग में क्या क्या जो फेमस चीज़ें हुई हैं वो है कि तिलस्मी, एआरी, जासूसी और रोमांस। इस द्विवेदी युग के दौरान केवल अयारियों के ऊपर स्टोरीज या फिर जासूसी कहानियाँ या फिर रोमांस रिलेटेड जो गद्यांश हैं वो लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे कि वर्तमान में अगर आप समझने की कोशिश करें इसे, तो वर्तमान में आजकल लोगों को अलग अलग टाइप्स की बुक पढ़ने का मन करता है, ठीक है। किसी को पढ़ने का मन करता है एक्शन की बुक्स, किसी को बुक पढ़ने का मन करता है रोमांटिक बुक्स, ठीक है, किसी को स्टोरी बुक्स पढ़ने का मन करता है। तो उसी समय जब ये सब लिखे गए थे, ये दौर चल रहे थे लिखने के उस समय, तो ये सब चीज़ें लिखे गए थे। तिलस्मी, एआई, जासूसी, रोमांस कथन आदि लिखे गए थे द्विवेदी युग के दौरान। उसके बाद आता है उपन्यास घटना प्रबंधन प्रधान बन गया, ठीक है। उपन्यास घटना प्रधान बन गया।
अब घटना प्रधान से यहाँ पे बताया गया है, घटना प्रधान का है कि मतलब कोई घटना हुई, ठीक है, और उसके बाद उस घटना के ऊपर लिख दिया गया, उस घटना को एक्सप्लेन किया गया, तो वो उसका प्रधान बन गया एक प्रकार से, ठीक है। और वो घटना प्रधान हो गई, कई कई लोगों को पसंद आई, कई लोगों ने उसे पढ़ा, तो इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक। अंग्रेजी में साहसिक, जासूसी तथा प्रेमचर्य प्रधान उपन्यासों का अनुवाद हुआ। अब अंग्रेजी भाषा में जो साहसिक मतलब एक्शन के जो हैं वो, उसके बाद जासूस के ऊपर रिलेटेड, फिर प्रेमचर्य प्रधान उपन्यासों का अनुवाद भी किया गया। उसके बाद आता है कि कुछ 3 उपन्यासकार हैं, ठीक है, देव देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी। खत्री जी ने चंद्रकांता संतति और भूतनाथ नामक तिलस्मी और अयारी रोचक उपन्यासों के भाग में प्रकाशित किया है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो यहाँ पे इस युग में, द्विवेदी युग में 3 व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे, आप नाम याद कर लीजिए। उसके बाद आप ये याद कर सकते हैं कि खत्री जी ने क्या चंद्रकांता संतति और भूतनाथ नामक गद्यांश को प्रस्तुत किया था। उसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे थे। अब सामाजिक ऐतिहास उपन्यास वह उपन्यास होते हैं जो कि हमारे समाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको बताते हैं, या फिर इतिहास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें बताते हैं। उसके बाद आता है उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास के तथ्य का उचित निर्वाह नहीं हुआ था, ठीक है। अब क्या करा, अब जो किशोरीलाल गोस्वामी हैं वो लिखते तो थे, बट उनकी एक प्रॉब्लम थी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी एक कमी थी। वो कमी थी कि वो अपने इतिहास के उपन्यासों में इतिहास को पूरी तरह से नहीं बता पाते थे, ठीक है। उसके जो तथ्य हैं वो पूरी तरह से नहीं समझा पाते थे। यही कारण है कि उनके जो उपन्यास हैं उनको कहीं ज़्यादा अच्छी तरह विकास नहीं हो पाया, ठीक है। फिर आता है गोस्वामी जी के अधिकांश उपन्यास उत्तेजक श्रृंगार से युक्त हल्के मनोरंजन के साधन हैं, ठीक है। गोस्वामी जी ने जो भी उपन्यास लिखे वो क्या है, उत्तेजक हैं, लोगों को उत्साहित कर देते हैं, ठीक है, और उनका हल्का हल्का मनोरंजन करते हैं। 65 उपन्यास लिखे गए, गोस्वामी ने कुल 65 उपन्यास लिखे थे, ठीक है, जिनके नाम आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो ये 65 उपन्यास गोस्वामी जी ने लिखे हैं। उसके बाद आता है उन्होंने उपन्यास नामक पत्रिका भी निकाली थी, जिनमें उनके 65 छोटे उपन्यास प्रकाशित हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने एक उपन्यास नामक किताब भी निकाली जिसमें क्या करा गया, छोटे छोटे 65 उपन्यासों को लिखा गया। उसके बाद आता है गोपाल राम गहमरी जासूस नामक पत्रिका प्रकाशित करते थे, ठीक है। अब गोपाल राम जो गहमरी हैं वो जासूस नामक पत्रिका को प्रकाशित करते थे, जिसमें उनके 60 के लगभग उपन्यास छापे, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, उपन्यासों की जो संख्या है वो लगभग 60 है, और उनकी जो गद्यांश का नाम है या फिर जो पत्रिका का नाम है वो है जासूस। अंग्रेजी में जासूस उपन्यास के अनुसरण पर उन्होंने जासूस की भूल, हिंदी घर का भेदी, अद्भुत खून, भोजपुर का ठग इत्यादि आदि रहस्यमयी पूर्ण साहसिक और डकैती तथा ठगी की कथाएं निर्मित की, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो नामों से पता चल गया होगा कि उस टाइम पे केवल सिर्फ इसी तरह के जो लिखे जाते थे, ठीक है, गद्यांश लिखे जाते थे। दूसरी ओर द्विवेदी युग में कुछ ऐसे उपन्यासकार भी हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को नैतिकता का ध्यान करते हुए स्वच्छ स्वास्थ्य सामग्री प्रस्तुत की है, ठीक है। अब द्विवेदी युग में कुछ ऐसे भी राइटर्स आए हैं जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने समाज के ऊपर बताया, ठीक है। उन्होंने जो भी सामग्री थी वो स्वच्छ सामग्री दी है, ना उसमें कोई ऐसी चीज़ थी ना कुछ वैसी चीज़ थी, ठीक है। घर इस तरह उपन्यासकारों का उल्लेखनीय है हरिऔध, लज्जाराम मेहता, बृजनंदन सहाय, ठीक है। तो ये जो 3 राइटर्स हैं ये इस प्रकार के राइटर हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग में केवल शुद्ध मटेरियल ही दिया है, ठीक है। तो आप इनके सिर्फ नाम याद कर लीजिए, काफ़ी है। द्विवेदी युग में भी अधिकतर साधारण जनता का मनोरंजन और मनोविनोद के लिए घटना प्रधान उपन्यास ही लिखे गए, ठीक है। अब द्विवेदी युग में केवल वही उपन्यास लिखे गए जो कि जो रीडर्स हैं, ठीक है, जो लोग पढ़ते हैं उन्हें उपन्यासों को उनका मनोरंजन हो सके, ठीक है, उनका मनोविनोद हो सके। इससे ज़्यादा उनके उपन्यासों का ज़्यादा महत्व या फिर ज़्यादा उनके वो नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद द्विवेदी युग के बाद एक नया
लोग का व्यक्ति का युग स्टार्ट होता है वो होता है प्रेमचंद्र युग। ठीक है, प्रेमचंद्र युग स्टार्ट होता है जिसमें काफ़ी कुछ बताया गया है कि द्वितीय युग का अंत तक 1817 तक हिंदी के मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के उपन्यास काफ़ी संख्या में लिखे जा चुके थे। ठीक है, अब जब द्वितीय युग का अंत हुआ तो उस समय तक दो दो तरह के उपन्यास बहुत ही बड़ी मात्रा में लिखे जा चुके थे, वो थे मौलिक और अनुदित। ठीक है, ये उपन्यास काफ़ी बड़ी मात्रा में लिखे जाते थे, इनकी संख्या बहुत ही हाई फाई लेवल पे अवेलेबल थी। उसके बाद आता है कि प्रेमचंद्र के समय से विशेषकर उनके सेवा सदन के प्रकाशन काल जो कि 1918 से हिंदी कथा साहित्य एक नया युग का आरंभ हुआ। ठीक है, प्रेमचंद का जब युग चला तो उसके बाद जो हम कह सकते हैं हिंदी गद्य का या फिर हिंदी कथा का नया साहित्य का नया युग स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उस युग का स्टार्ट होने का समय अगर हम बताएं तो वो 1918 है, जब प्रेमचंद ने अपना एक उनका प्रकाशन का काल था सेवा सदन। ठीक है, उस काल के दौरान से उसके बाद आता है कि प्रेमचंद ने ही उपन्यास में मानव मन का स्वाभाविक एवं सजीव अंकन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम प्रेमचंद की अगर कुछ बात करें तो प्रेमचंद उन चीज़ों के ऊपर लिखते थे जो कि समाज से रिलेटेड है। ठीक है, समाज से रिलेटेड मतलब समाज में गरीबी के ऊपर लिखा जाता था, समाज की अमीरी के ऊपर लिखा गया है उन्होंने। ठीक है, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर लिखा है। उसके बाद आता है कि वे गरीबी में पले थे, गरीबी के दुख दर्द को समझते थे, समाज के निम्न वर्ग से उन्हें सहानुभूति थी। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जो थे वो गरीबी में पले थे। ठीक है, गरीबी में ही बड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा है, गरीबी को देखा है, उन्होंने गरीबी को महसूस किया है। ठीक है, इसीलिए समाज के निम्न वर्ग या फिर जो गरीब वर्ग है उसके साथ प्रेमचंद्र की बहुत ही अधिक सहानुभूति थी। उसके बाद आता है पुस्तकों में प्रेमचंद्र ने किसानों की आर्थिक दशा में जमींदारों और पुलिस के अत्याचारों, ग्रामीण जीवन की कमजोरी, समाज की कुरीतियाँ, शहर समाज की कमियाँ, विविधताओं और वैश्यों की समस्याओं, नारी के अनुभूषण प्रियता, मध्य वर्ग की झूठी शान और दिखावा की प्रवृत्ति, सम्मिलित हिंदू परिवार, नारी का दयनीय स्थिति तथा आदि प्रश्नों के और पक्ष प्रकार डाला है। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए इन सब के ऊपर प्रेमचंद्र ने कुछ ना कुछ उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, तो ये आप इनमें से कुछ भी 5 याद कर लीजिए, ये काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि उदाहरण में आपको पूछा जा सकता है और अगर आप इसे उदाहरण में लिखेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रेमचंद्र की उपन्यास काल की मुख्य विशेषता क्या है। अब प्रेमचंद्र के उपन्यास काल की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, उसमें से आपको सारे के सारे पॉइंट एक एक पॉइंट में लिखने हैं। जैसे कि व्यापक सहानुभूति विशेषकर शोषित किसानों के साथ। ठीक है, व्यापक सहानुभूति का मतलब है कि प्रेमचंद्र की सहानुभूति बहुत ही ज़्यादा थी किनके साथ, जो किसान शोषित थे उनके साथ। दूसरा, मजदूर और नारी का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण। अब जो प्रेमचंद हैं वो अपने उसमें मजदूर का क्या करते हैं, मजदूर और नारियों का पूरी तरह से वर्णन करते हैं अपने अंदर, अपनी गद्यांशों के अंदर। ठीक है, यथार्थवाद अर्थात उपन्यास के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है उन्होंने। मानव जीवन और मानव स्वभाव की अच्छी जानकारी से सजीव पात्रों और सजीव वातावरण का निर्माण, चरित्र चित्रण और नाटकीय कथाएं तथा घटनापरक पद्धति का उपयोग, समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि पत्र की सृष्टि, अपने व्यक्तित्व को पत्रों से पृथक रखकर उन्हें स्वभाव प्रिय। ठीक है, तो ये जो बताए गए हैं इनको आप एक एक पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे कॉमा लगाया गया है वहाँ से आप अनदर पॉइंट लिख सकते हैं, तो इससे इनके कुछ निकल आएंगी। अपनी सहज संजता गति से चलने देना, अनेकन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण किया है उन्होंने। समाज के साथ पारिवारिक जीवन की सुंदरता की अभिव्यक्ति। अब प्रेमचंद ने काफ़ी बताया। ठीक है, प्रेमचंद ने समाज के ऊपर बताया है कि किसानों का शोषित हुआ है, जो महिलाएं हैं उनका शोषण हो रहा है। ठीक है, गरीब वर्ग को दबाया जा रहा है। ठीक है, इन सब के ऊपर। उसके बाद उन्होंने बताया कि अपने व्यक्तित्व को पत्रों में पृथक रखकर उन्होंने अपनी सहज सज्जता गति को चलने दिया, अनेकों समाज तथा राजनीतिक समस्याओं का चित्रण। उन्होंने राजनीतिक समस्याओं के साथ साथ समाज की जो समस्याएं हैं उनका भी चित्रण किया है। समाज के साथ
पारिवारिक जीवन की सुंदरता को भी बताया है। मानव कल्याण की ओर संकेत करने वाले नैतिक आदेशों की प्रतिष्ठा और सरल व्यवहारिक भाषा का संग्रह। ठीक है, उन्होंने इन सब टॉपिक्स पे लिखा है, इन सब टॉपिक्स पे वर्णन किया है। ठीक है, तो ये उनकी विशेषताएं हैं। उसके बाद आता है वृंदावन लाल ने इतिहास के तथ्यों की पूर्णतः रक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, वृंदावन लाल जो व्यक्ति हैं, राइटर हैं, उन्होंने क्या करा, इतिहास के तथ्यों, उन्होंने इतिहास को ध्यान में रख के और उनके तथ्यों को ध्यान में रख के, जो फैक्ट्स हैं उन्हें ध्यान में रखकर कई सारे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनर, मृगनयनी, मधु माधवाजी सिंधिया आदि जो लिखे हैं, ये सब फेमस जो उपन्यास हैं उनमें से एक हैं। उच्च कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, उच्च कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। और भी उपन्यास लिखे हैं, बट जो मेन चीज़ें हैं वो बस यही हैं। ठीक है, उसके बाद हम अंदर पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की गई है, राइटर का नाम है, जिनका नाम है जिनेंद्र के परख। ठीक है, 1929 में। जिनेंद्र के परख से हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति का आरंभ हुआ। जिनेंद्र जो है, उनके काल से, मतलब उनके दौर से, वो हिंदी उपन्यास में एक नई प्रवृत्ति का आरंभ हुआ। वास्तवतः यह उपन्यास अपनी लंबी कहानी, जिसमें कट्टो नाम के दहतानी बल विविध के भावुकतापूर्ण आत्मसमर्पण का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जिनेंद्र का जब दौर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उपन्यासों के क्षेत्र में प्रवृत्ति को आरंभ किया। ठीक है, वहाँ पे प्रवृत्तियों का विकास हुआ एक प्रकार से थोड़ा सा। ठीक है, कुछ नए क्षेत्र आए। उसके बाद बताया गया है कि उन्होंने लंबी कहानियों के ऊपर बेस्ड जो होता था, ये जो दौर था जिनेंद्र का, इसमें लंबी लंबी कहानियाँ लिखी गई हैं, जिसमें कट्टो नाम की दहतीन बाल विधवा। ठीक है, बचपन में जो बच्चे की शादी हो जाती है और फिर उनका पति मर जाता है, मतलब एक हिसाब से बचपन में जो लड़कियां की शादी हो जाती है उनका फिर पति गुजर जाता है, उसके बाद वो विधवा बन जाती हैं, तो ये कारण है। ठीक है, इसके लिए इनके इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश की है। ठीक है, बाल विधवा, उनके साथ उनका भावुकतापूर्ण आत्मसमर्पण का चित्रण किया है। उन्होंने पूरी तरह से चित्रण किया है इस टॉपिक का अपने किताबों में, उपन्यास में। इस काल में जो उपन्यास लिखे गए हैं उन्हें 4 भागों में विभक्त किया जाता है: यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है, स्वच्छता पारक उपन्यास और मनोवैज्ञानिक उपन्यास। ठीक है, मतलब प्रेमचंद के युग में जो भी उपन्यास लिखे गए, ठीक है, उनको इन 4 चीज़ों में हम बांट देते हैं। उसके बाद आता है प्रेमचंद्र के युग के बाद का युग। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसको इस तरह लिखा जाता है, प्रेमचंद्रोत्तर युग। पर अगर समझने की कोशिश करें तो प्रेमचंद के उत्तर का युग। ठीक है, प्रेमचंद्र के उत्तर का मतलब प्रेमचंद्र के युग के बाद का क्या युग था। प्रेमचंद्र के बाद हिंदी उपन्यास कई मोड़ों से गुजरता है और दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे सन बताया गया है। ठीक है, ये जो 40 लिखा गया है, मतलब 1940 से 1950। ठीक है, तो 1940 से 1950 की काल विधा के उपन्यास मुख्यतः फ्राइड और मार्क्स की विचारधारा से। अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ना सनों के हिसाब से उपन्यासों को बांटा गया है, कौन सी विचारधारा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो 1940 से 1950 के दौर में जो उपन्यास थे वो फ्रायड और मार्क्सवादी विचारधारा पर बेस्ड थे। 50 से 60 तक के जो उपन्यास लिखे गए वो प्रयोगात्मक विशेषताएं, मतलब ऐसी विशेषताएं जो कि प्रयोगात्मक, मतलब प्रैक्टिकल रूप से देखी जा सकती हैं या फिर की जा सकती हैं। उसके बाद आता है 1960 से अब तक जो भी उपन्यास लिखे गए हैं वो आधुनिकतावादी विचारधारा से प्रभावित है। आधुनिकतावादी विचारधारा मतलब उनका विकास होता रहता है और वो आधुनिक रूप से लिखे गए हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि प्रेमचंद युग में ही जिनेंद्र ने फ्रायड से प्रभावित होकर मानव चरित्र के स्थान पर व्यक्ति चरित्र की सृष्टि की थी। प्रेमचंद्र के युग में जिनेंद्र ने क्या करा, फ्रायड से प्रभावित होकर, जो कि अब चल रहे हैं, ठीक है, इस काल में चल रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने मानव चरित्र के स्थान पर, ठीक है, मानव चरित्र के स्थान पर किसको, व्यक्ति चरित्र को चुना और उसके बारे में लिखना चालू करा। उससे पहले वो जब वो फ्रायड से प्रभावित नहीं थे जिनेंद्र, तब तक उन्होंने क्या करा, मानव चरित्र के ऊपर लिखना रखा, बट उसके बाद उन्होंने व्यक्ति चरित्र के ऊपर लिखना चालू करा। किंतु 1951 में अज्ञे के शिखर एक जीवनी के प्रकाशन के साथ ही
हम उपन्यास की दिशा में एक नया मोड़ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद सन 1951 में अज्ञे द्वारा एक लिखा गया एक जो उपन्यास आया वो उसका नाम था शेखर एक जीवनी, जिसको पढ़ते ही हम उपन्यास की एक नई दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं। अज्ञे के 3 उपन्यास प्रकाशित हुए थे। शेखर एक जीवनी 2 भाग थे, जिसके नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ठीक है, उन्होंने ये जो एक प्रकार से 3 उपन्यास को पारित किया था वो ये हैं। उसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में अपनी विशिष्ट विचारधारा, ईमानदारी और सृजनात्मक शक्ति के कारण यशपाल ने स्वतंत्र व्यक्तित्व बना लिया था। ठीक है, अब प्रेमचंद्र के जो युग के बाद उपन्यासकारों ने क्या करा, अपनी अपनी एक पहचान बनाई। वो पहचान कुछ इस प्रकार है कि अपनी विशिष्ट विचारधारा, ईमानदारी और सृजनात्मक शक्ति के कारण यशपाल के पास ये सारी चीज़ें थी। यशपाल भी एक राइटर हैं। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें थी, उनके पास अपनी एक विचारधारा थी विशिष्ट। वो ईमानदार थे, सृजनात्मक थे, के कारण उन्होंने क्या करा, अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बना लिया। ऐसा व्यक्तित्व जो किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, या किसी और के व्यक्ति से प्रभावित नहीं है, वो अपने ही व्यक्तित्व से आगे बढ़ा है। ऐतिहासिक दृष्टि से यशपाल को प्रेमचंद्र उपन्यास परंपरा की अगली कड़ी के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो यशपाल को किस रूप में देखा जाता है, प्रेमचंद्र की अगली कड़ी। उसके बाद आता है जो यशपाल थे वो एक क्रांतिकारी ग्रुप के क्रांतिकारी बल था, उसके सदस्य थे। सक्रिय सदस्य होने के कारण उन्हें 14 वर्ष कारावास जाना पड़ा, मतलब उन्हें जेल हो गई थी 14 वर्ष के लिए। बट उसके बाद उसी 14 वर्ष में उन्होंने क्या करा, अपना स्टडी के ऊपर फोकस करा। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे गद्यांश को पढ़ा उनका एक प्रकार से उनको समझा बहुत अच्छे से। उसके बाद उन्होंने आगे की अपनी स्टडी जो, और फिर 14 वर्ष के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने गद्यांश को लिखना चालू करा। ठीक है, उसके बाद आता है उपेंद्र नाथ अश्क को प्रेमचंद्र परंपरा के उपन्यासकार कहा जाता है, पर वे समग्र रूप से प्रेमचंद्रीय परंपरा से नहीं जुड़ पाते थे। ठीक है, अब उसके बाद अनदर व्यक्ति जो आते हैं वो आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क, जो कि प्रेमचंद्र परंपरा के उपन्यासकार ही थे। ठीक है, और एक तरह से उन्हें कहा भी जाता है ये, बट वो पूरी तरह समग्र रूप से प्रेमचंद्रीय परंपरा से नहीं जुड़े थे। वो पूरी तरह से प्रेमचंद्र की जो परंपरा थी उससे नहीं जुड़े थे। वो कहीं ना कहीं वो प्रेमचंद्र से अलग थे, थोड़े से डिफरेंट थे। ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद हम देखें उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यहाँ से, अब यहाँ पे एक आंचलिक काल का स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्रामचाल में ही समग्रता और चरित्र करने वाले उपन्यासों को ही आंचलिक कहकर आंचलिकता का अर्थ को सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, ग्रामचाल की समग्रता से अर्थ है कि ग्रामचाल जो एक जगह है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि गांव है। ठीक है, उसमें जो समग्र है, समग्र मतलब सबके सब मिल के रहते हैं, के चरित्र के चित्रित करने वाले उपन्यास। ठीक है, किसी गांव को एक प्रकार से दिखाने वाले जो उपन्यास हैं उनको क्या आंचलिक कहकर उनकी आंचलिकता को सीमित कर दिया गया। फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल के प्रकाशन से पूर्व नागार्जुन का बालचमन बलचमन जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये जो 2 चीज़ें इस टॉपिक के ऊपर लिखे गए हैं, बट इनको ना पुरस्कार नहीं मिल पाया, आंचलिक का पुरस्कार नहीं मिला। बस उसके कुछ समय बाद जो फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास को सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी गई, क्योंकि स्वयं रेणु ने ही मेला आंचल और आंचलिक उपन्यास कहा गया। ठीक है, स्वयं रेणु ने ही कुछ लिखा था जिसका नाम था मेला आंचल, जिसे आंचलिक उपन्यास कहा गया। मेला आंचल के प्रकाशन के बाद पर परिकथा प्रकाशित हुए। इसके बाद काफ़ी सारे उपन्यास प्रकाशित हुए। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे चले तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि यहाँ से लेके, ठीक है, उद्योगीकरण, महानगरीय सभ्यता, बदलते हुए मानसिक परिवेश और भ्रष्ट व्यवस्था के कारण व्यक्ति यांत्रिक, अजनबी, अकेला, विद्रोह हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान में जो स्थिति है, जैसे कि आज की स्थिति है, ठीक है, हर प्रत्येक व्यक्ति महानगर में रह रहा है, उद्योग हो रहा है,
ठीक है, उद्योग हो रहा है चीज़ों का, विकसित हो रही हैं चीज़ें, तो इसके कारण क्या है, व्यक्ति टेक्नोलॉजी से तो कनेक्ट हो गया बट बाकी लोगों से अजनबी रूप से हो गया, अकेला हो गया, विद्रोह करने लग गया। ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति मुख्यतः सठेदरी साहित्य होते हैं। भले ही उपन्यास नाटक की अपेक्षा इसका तेवर कविता और कहानी में ही अधिक हो, तेजस्वीपूर्ण दिखाई देता हो, इस प्रकार उपन्यास को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। ठीक है, जो ये वाले उपन्यास जो कि हमें ये चीज़ बताते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति है वो कितनी ख़राब है, उनको 3 भाग चीज़ों में हम बांट सकते हैं। वो 3 चीज़ें हैं, यौन विकृतियाँ के पनाह खोजने वाले उपन्यास, मोहन प्रकाश के द्वारा लिखा गया। उसके बाद दी हुई मानवीय स्थिति में बेमेल व्यक्तियों को चित्रित करने वाला उपन्यास। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है कि व्यवस्था की घुटना पर अपनी नियति मानने या उसके विरुद्ध युद्ध करने वाले उपन्यास। अब यहाँ पे जो पहला उपन्यास बताया गया है उस उपन्यास में आपको बताया गया है कि मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ कि यौन विकृतियों की पनाह खोजने वाले उपन्यास, ऐसे उपन्यास जो कि उन चीज़ों को खोजते हैं या फिर उन चीज़ों को बताते हैं जो कि वर्तमान में स्थिति है। ठीक है, ऐसे उपन्यास जो ये बताते हैं कि आज की स्थिति में कई व्यक्ति अकेले हैं, ठीक है, अकेले रह गए हैं, उनका जीवन किस तरह कट रहा है ये। दूसरा, दी हुई मानवीय स्थितियों के बेमेल व्यक्तियों को चित्रित करने वाले उपन्यास, ऐसे उपन्यास जो कि ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में जो व्यक्ति है, ठीक है, वो बेमेल है, मतलब वो उसका मेल नहीं खा रहा बट स्टिल वो वर्तमान में है, अपनी ज़िंदगी बस एक तरह से काट रहा है। ठीक है, वह उस टाइप के उपन्यास, रुकेंगे नहीं राधिका, इस टाइप के। उसके बाद आता है व्यवस्था की घुटना पर अपनी नियति मानने वाले या उसके विरुद्ध करने उपन्यास, ऐसे उपन्यास जो कि इस चीज़ का विरोध करते हैं जो वर्तमान में स्थिति है या फिर उसके साथ चलने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो उपन्यास हैं वो। तो बस ये यहीं तक था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है निबंध, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, बिकॉज इस वीडियो पे व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल। प्लीज़ मेरा टेलीग्राम और फेसबुक का ग्रुप जरूर ज्वाइन करें।